हेलो बच्चों। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कक्षा 12 रसायन विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम है रासायनिक बल गतिकी। इस चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक। और इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर है 5। तो पिछले लेक्चर में हमने समाकलित वेग समीकरण पढ़ना शुरू किया था। पिछले लेक्चर में हमने क्या शुरू किया था? समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, ये हमने शुरू किया था। तो पिछले लेक्चर में हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए डिटेल में पढ़ा था कि वेग समीकरण क्या होता है और अर्धायु काल क्या होता है, किस प्रकार के सवाल इससे पूछे जाते हैं। ये सब हमने डिटेल डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं, क्या इनके एग्जाम्पल हैं, कैसे इनके लिए समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे, इनका आधार काल कैसे निकालेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं आपसे बोर्ड में या कंपटीशन में, वो सब कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले हमें जानना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है, व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने बताया था कोटि क्या होती है। कोटि अभिकारक के सांद्रताओं की घात होती है जिस घात पर वेग निर्भर करता है। तो प्रथम कोटि यदि हम कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इन अभिक्रियाओं में जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती है। यानी कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल है? जो रिएक्टेंट है उसकी एक पावर के प्रथम घात के समानुपाती है। ठीक है, परिभाषा देखें तो क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकार की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है, क्या कहलाते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाते हैं। सिंपल सी बात समझो, इनमें क्या होगा? यदि हम सांद्रता बढ़ा देंगे तो वेग बढ़ जाएगा, सांद्रता घटा देंगे तो वेग घट जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सांद्रता तो अभी हमने पढ़ा था शून्य कोटि की अभिक्रिया इससे पहले, तो वहां हमने देखा था कि सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दें या अभिकारक की सांद्रता घटा दें, अभिक्रिया के वेग पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं है। अभिकारक की सांद्रता यदि आप दुगनी कर दोगे तो वेग भी कैसा हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। अभिकारक की सांद्रता यदि आधी कर दोगे तो वेग भी कैसा रह जाएगा? आधा रह जाएगा। यदि आप कारक की सांद्रता 10 गुनी कर दोगे तो वेग भी कैसा हो जाएगा? 10 गुना हो जाएगा। यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता के घात 1 के समानुपाती होता है, प्रथम घात के समानुपाती होता है। मान लिया कोई अभिक्रिया है ए, ए से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। कोई अभिक्रिया है उसमें रिएक्टेंट ए से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा? आर बराबर हो जाएगा के ए की पावर 1। प्रथम घात के समानुपाती है तो ए की पावर या अभिकारक की पावर कितनी आएगी? 1 आ जाएगी। ठीक, यहाँ पर आर क्या होता है? क्रिया वेग होता है। के क्या होता है? वेग स्थिरांक होता है। अभिकारक के साथ होता है। ये सब आप जानते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।
जैसे अमोनियम नाइट्राइड का अपघटन, हमने क्या किया, अमोनियम नाइट्राइड का अपघटन किया, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, ये होगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। NH4NO2, जो हमने इसको हीट किया तो किस में ब्रेक हो गया, N2+2H2। ये कौन सी अभिक्रियाएं होंगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि की। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन किया, वो भी किस कोटि की अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है। रेडियो एक्टिव क्षय हो, याद रखो ये, रेडियो एक्टिव क्षय, रेडियो एक्टिव जो डिके होगा वो भी किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, वो भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया ही होगी। तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, ये हमने सीख लिया, उदाहरण भी हमने देख लिए। अब आ जाते हैं इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे बनाएंगे, वो हम लोग सीख लेते हैं। यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कैसे बनाएंगे, वो हम लोग सीखते हैं। ठीक है। तो माना कोई अभिक्रिया है जिसमें एक आर रिएक्टेंट से पी प्रोडक्ट बन रहा है, कोई अभिक्रिया है जिसमें आर रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, पी प्रोडक्ट बन रहा है। तो आपको पता है कि उसका जो रेट हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा, के और आर की पावर वन, क्या हो जाएगा, के आर की पावर वन। और हमने कहा था ये जो रेट है जब ये कैसा होगा, तत्क्षणिक होगा, तत्कालिक होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे डी आर बाई डी टी। और अभिकारक के पदों में लिखेंगे तो माइनस आएगा, तो यही समीकरण क्या बन जाएगा, डी आर बाई डी टी बराबर के इंटू में आर। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब यदि हम इसको ट्रांसफर करें, ठीक है, देखो इधर क्या है कि ये है डी आर बाई डी टी बराबर के इंटू में आर। देखो यहाँ डी आर है, तो डी आर की जगह आर को ले जाए और डी टी को इस साइड ले आए। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, हम आर के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो आर को आर के साथ रख ले रहे हैं, तो हम क्या किया, हमने यहाँ पे डी आर बाई आर माइनस, ये क्या होगा, के डी टी, ये क्या होगा, डी आर बाई आर और बराबर में क्या हो गया, माइनस का के डी टी। अब आप पढ़े हो कि जो x की पावर n का अवकलन होता है, समाकलन होता है, सॉरी, वो होता है कितना, एक्स एन प्लस वन बटे में एन प्लस वन। ये कब होता है, जब n इज इक्वल टू नॉन वन हो, n इज इक्वल टू नॉन माइनस वन हो, n का मान माइनस वन ना हो, तब ये समीकरण लगता है। ठीक है। n का मान कितना नहीं होना चाहिए, माइनस वन नहीं होना चाहिए। यदि वन अपॉन एक्स है, क्या है, वन अपॉन एक्स है, तो इसका समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, समाकलन। तो कितना आ जाएगा, ये आएगा लॉग एक्स। कितना आएगा, लॉग एक्स। तो आपको याद रखना वन बाई एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग एक्स। तो यदि हम इसको थोड़ा करें तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा वन बाई आर इंटू में क्या हो जाएगा, डी आर। ठीक है। और बराबर में माइनस के क्या है, नीतांक, तो ये तो बाहर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगा, एक इंटू में डी टी, ये बन जाएगा। ठीक है। देखो वही चीज हमने क्या किया, डी आर और इसका वन बाई जो हमने लिया था, वन बाई आर इंटू में डी आर। तो वन बाई आर का समाकलन क्या होता है, हमें पता है इसका समाकलन क्या होता है, लॉग आर होता है। ठीक है। और इसको तो हम पढ़ ही चुके हैं कि यदि हमारा dt है, वन है, तो इसका मतलब t की पावर जीरो है, तो t की पावर क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। यानी कि इस पूरे का समाकलन क्या हो जाएगा, लॉग आर हो जाएगा, और इसका समाकलन dt का समाकलन हो जाएगा t। तो ये हमारा बन जाएगा लॉग आर बराबर माइनस के टी, और प्लस में क्या जुड़ जाएगा, समाकलन नियतांक आई।
ये जुड़ जाएगा समाकलन थीटा आई। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। एक बार फिर से देख ले रहे हैं शुरुआत से। माना कोई एक क्रिया है आर, उससे आर रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, पी प्रोडक्ट बन रहा है, प्रथम कोटि की है। तो जब हम इसके लिए वेग व्यंजक लिखेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू में आर की पावर वन। ठीक है। तत्कालिक वेग लेंगे तो आर को क्या लिखेंगे, डी आर बाई डी टी। अभिकारक के पदों में लिखा तो डी आर बाई डी टी, और इंटू में क्या हो गया, बराबर में हो गया के इंटू आर। देन हमने इसको क्या किया, ट्रांसफर कर लिया, तो आर इधर बटे में ले आए और dt इधर ले गए। उसके बाद हमने क्या किया, समाकलन किया, तो जो वन अपॉन आर का समाकलन होता है वो क्या होता है, लॉग आर। तो ये हो गया लॉग आर बराबर माइनस के टी प्लस। अब हमें आई की वैल्यू निकालनी है, तो यदि हम टी बराबर जीरो रख दें तो अभिकारक की सांद्रता किसके बराबर हो जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता के बराबर। यानी कि टी बराबर जीरो पर जो आर बराबर किसके होगा, आर नॉट के। वैल्यू रख देंगे सबकी, रख देंगे तो आई बराबर कितना आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा लॉग आर नॉट। ठीक है। भाई टी की वैल्यू जीरो रख दी और आर की जगह आर नॉट हो गया, तो के बराबर ये टर्म हो गया जीरो। तो आई बराबर क्या आ गया, आई बराबर आ गया लॉग आर नॉट। तो उसका मान रख दिया हमने समीकरण में, क्या कर दिया, मान रख दिया समीकरण में। तो क्या बन गया, लॉग आर बराबर माइनस के टी लॉग आर नॉट। यानी कि दूसरे पदों में लिखे हैं तो क्या बन गया, लॉग आर नॉट माइनस के टी बराबर लॉग आर। ठीक है। शून्य कोटि की यदि हम बात करें, ये हो गया प्रथम कोटि के लिए। शून्य कोटि के लिए क्या था, आर नॉट माइनस के टी बराबर आर। ये किसके लिए था, ये आपका था जीरो ऑर्डर वाली रिएक्शन के लिए। किसके लिए था, जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है। इसको थोड़ा आगे हमने पक्षांतर किया, तो हमने लॉग को दोनों को एक साइड रख लिया, तो के टी बराबर क्या हो गया, लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर। और हमें पता है कि लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर क्या हो जाए, लॉग ए बटे बी। तो के टी बराबर क्या हो गया, लॉग आर नॉट बटे आर। और हमने इसको क्या कर दिया, जो लॉग था इसको नेचुरल लॉग को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया। जो लॉग ये होता है नेचुरल, ये बेस ई होती है, और हमने इसको किस में कर लिया, बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया। तो कितने का गुणा कराते हैं, तो ये 2.303 का गुणा कराते हैं। जब भी हम नेचुरल लॉग को लॉग 10 में कन्वर्ट करेंगे, लॉग 10 में लॉग 10 में परिवर्तित करेंगे, तो 2.303 का गुणा कराएंगे। ठीक है। तो ये के बराबर यहां से क्या बन गया, के बराबर 2.303 बटे में टी लॉग आर नॉट अपॉन में आर, और ये किसके बेस 10 वाला। ठीक है। क्लियर बात। और यही आपको याद रखना है, एक तो ये याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण है, और चाहो तो आप दूसरा ये वाला याद रख सकते। ठीक है। आई होप आपको ये समाकलन समीकरण कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब थोड़ा ग्राफ देख ले रहे हैं। ठीक। जब हम अभिक्रिया दर, रेट और टाइम के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है। ग्राफ कैसा प्रकार प्राप्त होता है, कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है। ये वाला ग्राफ किसके किसके बीच रहेगा, कैसा ग्राफ प्राप्त होता है, ये अति परवलयाकार ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है। और यदि हम सांद्रता और समय के बीच खींचे तब भी सेम ग्राफ प्राप्त होता है, क्योंकि जो इसमें जो आर होता है, जो रेट होता है, वो किसके बराबर है, के इंटू आर के। तो चाहे हम रेट और समय के बीच ग्राफ खींचे तब भी वैसे ही रहेगा, चाहे हम किसके किसके बीच ग्राफ खींचे, सांद्रता और समय के बीच ग्राफ खींचे तब भी उसी प्रकार का ही रहेगा। क्लियर बात। तो लगभग सिमिलियर ग्राफ दोनों में प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है। तो ग्राफ आपको ये याद रहेंगे, यदि आपको कोई ग्राफ आपको इस प्रकार का मिले जो क्या हो, स्लाइटली डिक्रीज कर रहा हो, शुरुआत में स्पीड से डिक्रीज करे, बाकी धीरे 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 डिक्रीज करना, घटता जाए ग्राफ का। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बने।
ठीक, तो इस प्रकार का जो ग्राफ बनता है वो अति परवलय बनता है इसका ग्राफ। ठीक, आगे यदि हम बात करें, यदि हम लॉग आर किसके बीच, लॉग आर बेस 10 है ये, इसके बीच और समय के बीच ग्राफ खींचे तो क्या होती है, नीचे की ओर जाती हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका स्लोप कितना होता है, स्लोप होता है माइनस के अपॉन 2.303, माइनस का के बटे 2.303, जिसका क्या होता है, ढाल होता है, प्रवणता होती है। और वाई अक्ष पे इंटरसेप्ट कितना होता है, ये वाला, ये होता है लॉग आर नॉट, ये वाला इंटरसेप्ट कितना होता है वाई अक्ष पर। यदि हम इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखें इस सरल रेखा को, तो यहाँ पर ये c जो है ये क्या होता है, y अक्ष पर इंटरसेक्ट, तो ये किसके, ये c किसके बराबर है, लॉग आर नॉट के, और ये जो स्लोप है ये कहलाती है m, तो m किसके बराबर है, माइनस के 2 बटे में 2.303। क्लियर बात कितनी, ग्राफ याद रहेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, वेग स्थिरांक के लिए इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है प्रति सेकंड। ठीक है, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उनके लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है प्रति सेकंड, पर सेकंड या पर मिनट या पर आवर, जो भी टाइम आप लेंगे उस हिसाब से। हम अर्धायु काल की बात करें तो आपको पता है कि अर्धायु काल वह समय होता है जिसमें अभिकारक की सांद्रता कितनी रह जाती है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अर्धायु काल आपको पता है कि किसी भी अभिक्रिया का अर्धायु काल वह टाइम पीरियड होता है, वह समय काल होता है जिसमें उसकी सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की कितनी रह जाए, आधी रह जाती है। तो अर्धायु काल समय कितना हो गया, टी हाफ लिख दिया। अंतिम सांद्रता जो वो रहेगी वो कितनी रहेगी, आर नॉट बाय 2 रहेगी। और हमें पता है कि ये हमने समाकलित वेग समीकरण बनाया था, इसमें हमने वैल्यू रख दी, वैल्यू रख दी, तो के बराबर क्या हो गया, 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग आर नॉट अपॉन में आर नॉट बाई 2, ये चला गया ऊपर, तो ये बन जाएगा लॉग 2, आर नॉट से आर नॉट कट जाएगा और बेस 10, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 0.3010। ठीक है, तो देखो ये आर नॉट से आर नॉट कट गया, दो ऊपर चला गया, तो ये लॉग 2 बन गया। और लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.3010, और इसको वैल्यू को रख देंगे तो अर्धायु काल का फॉर्मूला आपका बन जाएगा के बराबर 0.693 बटे में टी हाफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इससे सवाल लगभग लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां से ऐसे भी कह सकते हैं टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 बटे में के। टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, 0.693, ठीक है, बटे में के। याद रहेगा इतना, बताइए कोई दिक्कत, चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, जिनमें जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि जितना गुना आप सांद्रता करोगे उतना ही गुना वेग हो जाएगा। ठीक, इनके लिए कुछ उदाहरण हमने देखे, तो जैसे अमोनियम नाइट्राइड का अपघटन हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन हो गया, रेडियो एक्टिव डिके हो गया। समाकलित वेग समीकरण की बात करें तो ये समीकरण हमें याद रखना है, के बराबर क्या होता है, 2.303 बटी में टी लॉग आर नॉट बाई आर। ठीक है, और उसके बाद यदि हम ग्राफ देखें तो अति परवलयाकार ग्राफ प्राप्त होते हैं, किसके बीच, सांद्रता और समय के बीच, या फिर दर अभिक्रिया का वेग और समय के बीच। लेकिन यदि वही हम लॉग आर और समय के बीच ग्राफ खींचे तो नीचे की ओर झुकी हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक, ठीक है, और जिसका स्लोप कितना होता है, माइनस के बटे 2.303, और जो वाई अक्ष पर इंटरसेक्ट होता है वो होता है लॉग आर नॉट। यदि हम टी हाफ की बात करें तो टी हाफ होता है 0.693 बटे में के। ठीक है, तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं। तो पहला सवाल मिल गया,
कह रहा एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्या है? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका वेग स्थिरांक कितना है? 5.5 गुणा 10⁻⁻14 प्रति सेकंड है। अर्धायु काल निकालना है। तो भाई अर्धायु काल क्या होता है? टी हाफ। तो टी हाफ बराबर कितना होता है? आपको पता है 0.693 बटे में के। के का मान कितना दिया? 5.5 गुणा 10⁻⁻। तो टी हाफ बराबर कितना हो जाएगा? 0.693 बटे में 5.5 गुणा 10⁻⁻14। ठीक, इसको क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। हल करना तो ये लगभग आ जाएगा 1.6 गुणा में 10⁻13 सेकेंड। इसका आ जाएगा। अब आपको गुणा भाग आपको करना है। 5.5 का भाग दीजिए, 10⁻14 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये पहला सवाल बहुत ही सिंपल था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 मिनट में, समय कितना दे दिया? टी बराबर है 40 मिनट। ठीक है, शुरुआती सांद्रता आर नॉट की बात करें तो वो हो जाएगी 100%। कितनी हो जाएगी? 100%। और आर कितना बच रहा? 30% पूरी हो गई। इसका मतलब आर कितना बचा? 100 में से कितना घटा दिया? 30 घटा दिया, यानी कि 70% अभी बचा है। ठीक है, और कह रहा वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो के बराबर क्या होता है? के बराबर होता है 2 दशमलव। के बराबर क्या होता है? 2.303 बटे में टी। के बराबर लिखना है। क्या यहाँ पे क्या निकालना है आपको? के निकालना है। तो यहाँ बराबर पे क्या लिखेंगे? के। और इनटू में लॉग आर नॉट बाय आर। ठीक है, इतना। अब इस पे क्या कर देंगे? वैल्यू रख देंगे। तो 2.303 बटे में समय कितना था? 40 मिनट। लॉग आर नॉट कितना है? 100 बटे में आर कितना है? 70। ठीक है, अब इसको करते हैं हल। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो ये 2.303। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, बटे में 40। कितना बचेगा? लॉग 10 माइनस लॉग 7। ठीक है, लॉग 10 का मान 1 होता है और लॉग 7 का मान कितना दिया है? 0.8451। कितना दिया है? तो ये बन जाएगा आपका 2.303 बटे में 40 गुणा में 1 माइनस 0.8451। एक बार देख लेते कितना था? 8451। ठीक है, इसको हल कर लेंगे और इसको हल करके यहाँ पे आंसर बताएंगे। फटाफट बताइए भाई, क्या आंसर आया आपका? तो आंसर आ जाएगा आपका 8.91 गुणा 10⁻−3। ठीक है, इतना आ जाएगा। इतना आंसर आ जाएगा। और ये किस में आ जाएगा? प्रति मिनट, क्योंकि समय किस में दिया था? मिनट में दिया था। तो ये आ जाएगा आंसर प्रति मिनट। ठीक है, आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे लगाना है। सबसे पहले समय लिख लिया हमने। आर नॉट 100% हो गया, आर आया 70%। समीकरण बनाया हमने के बराबर 2.303 बटे में टी लॉग आर नॉट बटे आर, और हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगले सवाल की ओर बढ़े।
तो अगला सवाल है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का 10 गुना तक। चलिए, तो भैया यहाँ पर आर नॉट कितना हो गया, 100%। तो आर बराबर कितना हो गया, 100 में से कितना घटा दिया, 99.9 घटा दिया, यानी कि 0.1 बचा। कितना बचा, 0.। ठीक है, तो के बराबर क्या बन जाएगा, 2.303 बटे में टी, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग आर नॉट बटे में आर। ठीक, रख लेते हैं वैल्यू सबका। तो ये हो गया 2.303 बटे में टी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, लॉग, ये हो गया 100 बटे में 0.1। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका, दशमलव हटेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 2.303 बटे में टी, और इंटू में लॉग 1000। और लॉग लॉग 1000 का मान कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। तो के बराबर ये हो जाएगा 2.303 बटे में टी, और ये हो जाएगा इंटू में 3। तो यदि हम टी बराबर निकालेंगे, यहाँ से टी बराबर निकालेंगे, तो 2.303 गुणा में 3 बटे में के, गुणा करा लेंगे इसका। जब हम गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 6.9। ठीक है, 0.9। और जब हम, ये कितना होगा, 6.909 बटे में टी। वो आपको पता है कि टी हाफ कितना होता है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ होता है 0.693 बटे में के। तो भाई जरा देखो, ये क्या है, ये 6.9, ये क्या है, 0.69। तो यहीं से क्या होता है, सिद्ध हो रहा है कि टी बराबर क्या है, 10 गुणा टी हाफ। यही तो हमें दर्शाना है। तो हमारा ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर बात, फटाफट बताओ जल्दी से। इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले आर नॉट कितना होता है, 100% होता है। शुरू में तो अभिकारक 100% होगा। ठीक है, देन हमने आर निकाला, तो आर कितना आ गया, 99.9% पूरा हो गया। इसका मतलब 0.1% बचा, तो आर निकाल लिया। फिर हमने के बराबर 2.303 बटे में टी लॉग आर नॉट बटे आर सवाल लगाया। तो यहां से जो टी आया वो आया लगभग आपका 6.9। ठीक है, और टी हाफ बराबर क्या होता है, 0.6। तो यहाँ पे आपने सिद्ध कर दिया कि कितना हो गया, हो जा रहा। अब अगला सवाल देखते हैं। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्धायु काल 10 वर्ष है। कितने वर्ष बाद इसकी सांद्रता कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। ठीक है, तो वैसे तो भैया हमें पता है कि अर्धायु काल जो होता है, जो सॉरी रेडियो एक्टिव जो डिके होता है, वो कैसा होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कैसी अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि। तो अर्धायु काल टी हाफ बराबर क्या होता है इसके लिए, 0.693 बटे में के होता है। यानी कि यदि हम के बराबर निकालें इसके लिए, तो क्या हो जाएगा, 0.693 बटे में अर्धायु काल कितना है, 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 0.0693 प्रति वर्ष। ठीक है, ये आ गया आपका के। ठीक, अब यदि हम बात करें, तो आर शुरुआत में कितना होगा, आर नॉट होगा 100%। आर कितना बच रहा है, 25%। ठीक है, के आपने निकाल लिया है। तो यदि हम के बराबर फॉर्मूला लगाएं,
तो 2.303 बटे में टी लॉग आर नॉट बटे में आर। यदि हम इसको हल करें तो के कितना था, ये था 0.0693 बराबर 2.303 बटे में टी और लॉग 100 बटे में 25। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा लॉग 4। कितना आ जाएगा, लॉग 4। तो ये टी बराबर हो जाएगा 2.303 बटे में 0.693 लॉग 4। ठीक है, और लॉग 4 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.6020। लॉग 4 का वैल्यू कितना होता है, 6020। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आप रख लेना और हल कर लेना है इसको। ठीक है, तो टी बराबर कितना, 3.023 बटे में 0.693 गुणा में 0.6020। ठीक, इसको हल करना तो आपको उत्तर आ जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, फिर हम इतना लंबा नहीं जाते हैं, हम लोग थोड़ा समझते हैं दूसरे तरीके से। पहले अभिक्रिया कितनी थी, 100% सांद्रता थी, फिर कितनी बची, 50% बची। और यही क्या है, यही तो अर्धायु काल है अर्धायु काल। और ये कितना है आपका, 10 साल है। कितना है, 10 वर्ष। तो अब इससे क्या बची, 25% बची फिर आगे चल के सांद्रता। तो मान लीजिए यहां से अब अभिक्रिया शुरू हुई, यहां तक पहुंची, तो फिर कितनी हो गई, आधी हो गई। तो ये भी अर्धायु काल कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, अर्धायु काल कहलाएगा। तो यहाँ भी कितने साल लगे होंगे, 10 साल लगे होंगे। तो शुरू से यहां तक आने में कितने साल लगेंगे, 10 साल ये लगे 100 से 50 आने में, और 10 साल किसमें लगे, 50 से 25 आने में। तो टोटल समय कितना लगा, तो ये लगा 20। ऐसे आप बहुत ही सिंपल लगा सकते हैं। ठीक है, यदि विकल्प में है तो आप ऐसे एकदम सिंपल एक लाइन में आप लगा सकते हैं सवाल को। लेकिन यदि आपसे आर्थिक सवाल पूछा तो फिर आपको पूरा लगाना पड़ेगा। टी हाफ की सहायता से आप पहले वेग स्थिरांक के निकालेंगे, फिर के रख के आप समय निकालेंगे। ठीक है, तो ये है आपका आज का सवाल, या कहें आज का होमवर्क। तो ये सवाल आपको लगा के लाना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के बराबर कितना है, 60 प्रति सेकंड है। तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का 1/16वां भाग शेष रहने में कितना समय लगेगा। तो ये आपको लगा के आना है सवाल, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, आई होप प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आपको कोई डाउट नहीं होगा किसी भी प्रकार का, चाहे वो थ्योरिकल सवाल आए, चाहे वो डेरिवेशन आपसे पूछ ले समाकलित वेग समीकरण का, फिर चाहे आपसे आंतरिक सवाल पूछ ले, आपको सब कुछ बन ही जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे छह आणविक अभिक्रियाएं हैं, और एन और हम द्वितीय कोटि तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, वो भी हम देखेंगे। और साथ में हम देखेंगे छद्म आणविक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो इसको पढ़ना है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।